सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए नशा मुक्त भारत के निर्माण में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंह। भारत विश्व की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है, जिसमें 65% से ज्यादा जनसंख्या 35 वर्ष से कम लोगों की है। ऐसे में विकसित भारत को बनाने की भूमिका में सबसे ज्यादा योगदान युवाओं का होने वाला है। अगर इन युवाओं को सही दिशा न मिले तो वे अपने मार्ग से भटक भी सकते हैं। युवाओं में नशा या ड्रग्स लेने की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ रही है और एक आंकड़े के अनुसार साल 2024 में 25,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में जो आंकड़े हैं वो 55% हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि सरकार इसे लेकर सख्त कार्रवाई कर रही है। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने वाराणसी में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय के साथ युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत की है, जिसमें देश भर से 500 से ज्यादा युवा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। नशा मुक्त भारत के निर्माण में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के महत्व पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति जी। विजय क्रांति जी, कार्यक्रम सुर्खियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सिद्धार्थ। सबसे पहले विजय आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई है। ये सम्मेलन किस तरीके से नशा मुक्त भारत के निर्माण में सहायक होगा? देखिए, ऐसा हो रहा है कि पिछले कुछ साल से ये ध्यान में आ रहा है सरकार के और समाज के कि नशे के पदार्थ जो हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, प्रकार बढ़ते जा रहे हैं जी। और जो उनकी स्मगलिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है और जो युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं दुर्भाग्य से उनकी संख्या भी काफी गंभीर स्तर पर है और लगातार बढ़ रही है। इसलिए ये सोचा गया है कि इस क्रम को कैसे तोड़ा जाए और उसमें जो अलग अलग पक्ष हैं, एक तो ये कि जो स्मगलिंग होती है मादक द्रव्यों की, उनको रोकने का जो कदम है उसके प्रयास तो पहले से ही बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन जरूरत ये है कि ये मादक पदार्थ जब वो समाज में पहुंच जाते हैं, जब युवाओं के हाथ में आ जाते हैं, वो इस्तेमाल करने लगते हैं, उसका जो बुरे असर होते हैं उन पर होता है, उनके परिवार पर होता है, समाज पर होता है और फिर ये जो पैसा है जो मादक पदार्थों की स्मगलिंग से जो पैसा इकट्ठा होता है, जो ऐसी शक्तियां जो ये काम धंधे कर रही हैं, वो किसी अच्छे काम में नहीं लगाते हैं, वो समाज विरोधी कामों में लगाते हैं, वो आतंकवाद को बढ़ाने में लगाते हैं, वो हथियारों की जो सप्लाई है उस चेन को आगे बढ़ाते हैं और वो देश में राजनीतिक सामाजिक उथल पुथल मचाने की जो हरकतें हैं उसमें वो पैसा खर्च होता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि नंबर एक जो मादक पदार्थों की जो तस्करी है उसको रोका जाए, जो मादक पदार्थ लोगों तक पहुंच जाते हैं उससे युवाओं को बचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं उसके लिए, और जो कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएं और नए युग में नहीं फंसे उसके लिए जो जनसंपर्क अभियान है वो कैसे चलाए। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही विजय जी। इस सम्मेलन में इसीलिए शायद बहुत सारी जो एजेंसीज हैं इनके बीच आपसी जो तालमेल है, समन्वय की बात कही गई है, जिसमें लोकल बॉडीज हो गई, कोऑपरेटिव्स हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की। तो जब एक तरह से हम ये कहें कि सामाजिक ताना बाना जब इस तरह का हम बुन लेते हैं और समाज से हर एक व्यक्ति इस नशा मुक्ति अभियान जो है उसमें शामिल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है युवाओं को इस नशा मुक्ति से बचाने में। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो बात ये होती है कि जैसे कहते हैं ना कि कहीं बाढ़ आ रही है तो पहले बाढ़ के स्रोत पर अंकुश लगाना, रोकना उसको, फिर जो पानी आ गया है तब उसको कैसे उलीझ कर वहां से निकालना है, फिर उससे जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको कैसे मदद करनी है और फिर इस तरह की बाढ़ फिर ना आए ऐसे कदम उठाए जाने। ये बिल्कुल मादक द्रव्यों के साथ यही स्थिति है और इस तरह का ये जो भी सम्मेलन जो शुरू हुआ है 3 दिन का उसका फोकस इसी बात पर है कि ये जो भारत के सामने जो चुनौती है युवाओं को ठीक मार्ग पर रखना, जिससे कि जो 2047 में जो लक्ष्य भारत ने अपने लिए बांधा है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, तो क्योंकि जैसा भी आपने शुरू में बताया कि 65% जो जनता है भारत की वो युवा है, 35 कम है, बल्कि जो कुल अनुपात जो है
उनकी वजह से देश का जो टोटल आयु का अनुपात है वो 28 वर्ष है। इसका मतलब भारत एक बहुत युवा देश है। इसके जो संभावनाएं हैं, भारत को विकसित बनाने की बहुत अथाह संभावनाएं हैं, लेकिन अगर इसको रोकने के कुछ दुष्प्रयास होते हैं मादक द्रव्यों की तरह जी, उन प्रयासों को भी मजबूती से, सख्ती से रोका जाना जरूरी है। आइए बात करते हैं सम्मेलन को कवर करने गए हमारे संवाददाता ओम अवस्थी से। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत के युवाओं को नशा मुक्त बनाना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को सशक्त बनाया जा रहा है और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपनी मन की बात में और सार्वजनिक कार्यक्रम में देश के युवा एडिक्शन से दूर रहे, नशा मुक्त हो। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से तो प्रयास हो रहा है। एजुकेशन मिनिस्ट्री अपने ओर से प्रयास करता है, सांस्कृतिक विभाग अपने ओर से प्रयास करता है, राज्य सरकार अपने ओर से प्रयास करती है। हमें हमारे देश को विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें युवा फॉर नशा मुक्त विकसित भारत बनाना। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं ने हमेशा जन जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने समाज के सभी लोगों से नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ने की अपील की और कहा कि आज हम सभी को यह संकल्प लेना होगा कि एक युवा कम से कम 5 युवाओं को इस अभियान से जोड़े। और युवा 5 युवाओं को नशा मुक्त अभियान के साथ जोड़ सकता है। जो व्यक्ति नशा की लत में जड़े हुए हैं, वो नशा से मुक्ति कैसे पाए, उसके लिए सामाजिक अभियान के तौर पर हम उसको समझा सकते हैं कि हम सब लोग सामूहिक तौर पर एक संकल्प करें, एक कार्ययोजना बनाएं। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि हमारा विभाग युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को धरातल पर उतारने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 2 दिनों की चर्चा के बाद कल जारी होने वाला काशी घोषणा पत्र निश्चित रूप से विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा के संकल्प को पूरा करेगा। जैसा कि आपने कहा कि युवा हमारे देश में सबसे ज्यादा हैं, तो युवाओं को इस नशा मुक्ति इस अभियान में शामिल करने और जो लोग इससे जुड़ चुके हैं या जो लोग इसमें फंस गए हैं उनको वापस लाने के लिए सरकार किस तरीके के कदम उठा रही है? इसके लिए जो वैसे जैसे मैंने उदाहरण दिया बाढ़ का, जी, सारे जो कदम उठाए रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कदम तो ये है कि जैसे अपना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जो मादक द्रव्यों पर नियंत्रण करने वाली संस्था है, वो एक बहुत प्रभावशाली संस्था है। उसका बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है पिछले कुछ साल में, क्योंकि जिस तरह की दवाएं नई आ रही हैं और जितने बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है इन दवाओं की, उन पर नियंत्रण पाने के लिए जो पहले जितनी व्यवस्था थी वो काफी नहीं थी जी। इसलिए इसका विस्तार है वो बहुत अच्छा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है जी, उसके पहले जो क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3 थे, उनको बढ़ाकर 7 कर दिया गया है। जो जोनल ऑफिस है वो 13 थे, वो बढ़कर 30 हो गए हैं। पूरी जो विशेषज्ञ हैं इसमें कुछ साल में उनकी संख्या बहुत बढ़ी गई है। फॉरेंसिक लेबोरेटरीज जो जांच करती है मादक द्रव्यों की, उनकी संख्या बढ़ाई गई है। और फिर एक और जो बहुत अच्छा काम हुआ पिछले कुछ साल पहले, अभी 2-3 साल पहले हुआ कि केंद्र सरकार ने जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जी, सीमा सुरक्षा बल, उसके कार्य अधिकार में बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। पहले उसका काम सिर्फ सीमा पर होता था, उसके बाद अगर स्मगलिंग होकर वो दवाएं चली गई, उनको मालूम है कि जा रही हैं, चली गई हैं, लेकिन वो उस राज्य की जो पुलिस है उसके अधिकार क्षेत्र में था जी। तो उस कारण से राज्य पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उनके कार्य में तालमेल के बजाय कहीं पर टकराव भी आ जाता था जी। उसको ठीक करने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को केवल बॉर्डर तक नहीं, 50 किलोमीटर बॉर्डर से जितना भी क्षेत्र है उसमें जो तस्कर है उनको पकड़ने, उनके घरों पर छापा मारने, उनकी दवाओं को जब्त करने और उसके बाद जो स्थानीय पुलिस है उसका सहयोग लेके उनको आगे उनको सौंपने का काम है। इसने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि कितने बड़े पैमाने पर जो है मादक दवाएं पकड़ी गई। पिछले साल 25,330 करोड़ रुपए की। अब आप कल्पना कीजिए 25,330 करोड़ रुपए की मादक दवाएं पकड़ी गई, बहुत सारी छूट भी गई होंगी। इसलिए सरकार जो है अब इस मामले में बहुत गंभीर है और यही कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर मादक दवाएं पकड़ी जा रही हैं और उनकी
सप्लाई पर कुछ नियंत्रण लगा है। जी, और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी युवाओं में जो इस तरह के नशे की लत बढ़ रही है या ड्रग्स को लेकर उन्होंने चिंता जताई और उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया कि वो इससे दूर रहें, इसको लेकर वो काफी संवेदनशील भी हैं और सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? इस समय हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके पास अपना एक विजन है, दूरदृष्टि है, जिन्होंने केवल अपने इस 5 साल के कार्यकाल के लिए नहीं, उन्होंने अगले 40-50 साल के लिए भी पूरा एक जो दृष्टि है कि देश को किस दिशा में जाना है, विकास कितना करना है, कैसा करना है, ये उन्होंने सोचकर देश के सामने रखी है। और उन्होंने जो लक्ष्य दिया है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, ये सारे कदम जो हैं उस दृष्टि से उस दिशा में काम कर रहे हैं। और भारत को नशा मुक्त कराना और नशे की जो बीमारी है उस पर नियंत्रण लगाने का जो ये अभियान उन्होंने शुरू किया है, मुझे लगता है कि इसका असर जो है वो काफी अच्छा होने वाला है। अभी कुछ उसके परिणाम आ भी रहे हैं, लेकिन जो वाराणसी वाला जो सम्मेलन हो रहा है 3 दिन का, मुझे लगता है इससे उसकी जो सक्रियता है उस पक्ष की कि कैसे युवाओं तक जो नशे की दवाएं पहुंच जाती हैं, तो युवाओं को उनके प्रभाव से कैसे पहले तो दूर रखा जाए, जो फंस गए हैं उनका इलाज कैसे हो, समाज की सहायता कैसे करे और नए लोग ना फंसे, उस पर जो कार्रवाई जो अभी घोषणा होनी है, जिसको वाराणसी घोषणा का नाम दिया गया है, मुझे पूरा यकीन है कि वो जो घोषणा है उस दिशा में बहुत प्रभावी एक कदम होने वाली है। बिल्कुल, 20 जुलाई को काशी घोषणा पत्र का विमोचन भी किया जाएगा। एक रोड मैप तैयार हो जाएगा आगे भारत के लिए कि इससे हमको किस तरीके से निपटना होगा। तो चूंकि जब एक स्थान पर इतने सारे लोग आत्म मंथन करेंगे, जहाँ पर युवा भी हैं, सरकारी एजेंसियां भी हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, कोऑपरेटिव्स भी हैं, बहुत सारी संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यहाँ पर उनके प्रतिनिधि हैं, तो एक जो रोड मैप तैयार होने वाला है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? अगले 3 दिन में जो रोड मैप बनाने के लिए जो कार्रवाई हो रही है, उसमें 4 मुख्य सेशन है। एक सेशन है कि नशे की आदत को और मादक दवाओं पर निर्भरता को समझा जाए, लोगों को समझ में आए। ये विशेषज्ञों को तो पता है, डॉक्टरों को भी पता है, लेकिन आम लोगों को भी समझ में आए, युवाओं को समझ में आए, एक इस पर ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा है जो समाज विरोधी शक्तियों का एक गठजोड़ है, उसको कैसे तोड़ा जाए। अपराधी हैं और उनकी मदद करने वाले कुछ भ्रष्ट लोग हैं, उनका जो ये गठबंधन है उसको समझना और उसको तोड़ना, इस पर भी चर्चा होगी। तीसरा जो है वो है एक प्रभावकारी जनसंपर्क अभियान चलाना, जनता को समझ आए। और फिर चौथा है कि जो रोड मैप है नशा मुक्त भारत, उस पर एक विशेष सेशन है तीसरे दिन। तो ये 4 जो सेशन है, मुझे लगता है कि इस समस्या के जितने भी पहलू हैं उन सब ऊपर काफी गंभीरता से विचार करने का ये मौका है। और उम्मीद की जा सकती है कि इसके बाद जो है जो वाराणसी घोषणा होगी और उस पर जो कार्रवाई होगी वो अपना असर दिखाएगी। चलते चलते विजय जी, आप हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत जो है हर कोई जानता है कि दुनिया का सबसे युवा देश है और इस वक्त एकदम स्पष्ट हो चुका है दुनिया को कि भारत जो है अब विकास की दिशा में उसने बढ़ने का एक मजबूत फैसला कर लिया है। इसमें युवाओं की जो भूमिका है उसके बिना ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा और ये है ही उन्हीं के लिए, क्योंकि ये जो विकसित भारत है वो आज के युवाओं के बाकी जीवन के लिए है, उनकी अगली पीढ़ी के लिए है। तो मुझे लगता है कि इस कारण से इस तरह के अभियान के प्रति भारत के युवाओं को एकदम जागृत रहना होगा, उसमें पूरा सहयोग देना होगा और खुद भी अपने आप को भी मादक दवाओं से बचाकर रखना होगा। विजय क्रांति जी, आप कार्यक्रम सुर्खियों से जुड़े, आपने तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त भारत के निर्माण में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में